भगवान शिव का अपमान और जातीय वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली वेब सीरीज तांडव को लेकर बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा इतना कि केंद्र से लेकर यूपी सरकार तक ने अमेजन प्राइम वीडियो पर आई अली अब्बास जफर निर्देशित तांडव को लेकर जवाब तलब किया। यूपी में तो सैफ अली खान और मोहम्मद जीशान अय्यूब ने मुख्य किरदार वाले इस सीरीज की पूरी टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करा लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस वेब सीरीज पर मनोरंजन की आड़ में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी पूरी टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। लखनऊ मध्य के हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। इंडियन ओरिजिनल कंटेंट अमेजन की हेड अपर्णा पुरोहित के अलावा निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी सहित अन्य को इस मामले में आरोपित बनाया गया है। FIR में इन सभी के खिलाफ उपद्रव पैदा करने वाले बयान देना या द्वेष भाव से निशाना बनाना, किसी धर्म के पवित्र स्थल का अपमान करने, अशांति और अपराध को बढ़ावा देने वाला प्रसारण करने, विभिन्न वर्गों में घृणा पैदा करने वाले कथन और दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी का अपमान करने के अलावा आपत्तिजनक कंटेंट्स के लिए मामला दर्ज किया गया है। जांच में यूपी पुलिस ने यह भी पाया कि इस वेब सीरीज में एक समुदाय को निशाना बनाकर उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया गया। इसे समाज के लिए हानिकारक भी बताया गया क्योंकि इसका इंटरनेट के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। इस सीरीज पर शासकीय व्यवस्था की क्षति और अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगा है। इस वेब सीरीज के निर्माण में सम्मिलित टीम के लोगों का आरोपित के रूप में नाम दर्ज किया गया है। देश की पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की छवि को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सख्त है। ऐसे में वेब सीरीज तांडव में फोर्स को शराब पीकर दंगा भड़काते हुए दिखाए जाने पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का जुमला दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इस पर सख्त कार्रवाई करने के संबंध में ट्वीट किया है। उधर विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। करीना कपूर भी उसी घर में रहती हैं। सैफ करीना ने अपने पुराने घर के पास ही एक नया घर खरीदा है। उनके सारे कर्मचारी घर के सामान को स्थानांतरित करने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के कई जवान उनके घर के बाहर देखे गए। सोशल मीडिया को लेकर पुलिस थानों तक तांडव का विरोध जारी है। उधर वेब सीरीज तांडव को लेकर अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। इससे पहले बीजेपी नेता राम कदम की शिकायत पर मुंबई पुलिस की तरफ से तांडव के मेकर्स को समन जारी किया गया था। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले तांडव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने पूछा था कि आखिर क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा हैं जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। राम कदम ने कहा कि निर्देशक अली अब्बास जफर को इस सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाना होगा और अभिनेता जीशान अय्यूब को माफी मांगनी होगी। बीजेपी नेता ने ऐलान किया कि जब तक जरूरी बदलाव नहीं हो जाते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। जिस दृश्य पर आपत्ति जताई जा रही है उसे पहले ही एपिसोड में दिखाया गया है, जहां भगवान शिव बना जीशान अय्यूब सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक बदलने की बात करता है क्योंकि राम जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर सतह पर आने लगी है। पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं के पत्र के बाद से कांग्रेस में मचे बवाल को थामने की सोनिया गांधी ने तमाम कोशिशें की। असंतुष्ट नेताओं से बातचीत भी हुई और उनसे कई वादे भी किए गए। कहा कि पार्टी के चुनाव जल्द होंगे, लेकिन कब? सोनिया गांधी के वादों के दिन बीत गए, लेकिन इनका इरादा क्या है, इस बात का कोई संकेत असंतुष्ट नेताओं को महीने भर बाद भी नहीं मिला तो उनका धैर्य एक बार फिर जवाब देने लगा। असंतुष्ट नेताओं को ये लगने लगा कि सोनिया गांधी इस मामले में सिर्फ टाइम पास करना चाह रही हैं और उनका इरादा आसानी से पार्टी के संविधान के अनुरूप संगठन के चुनाव कराने का नहीं है। इसी वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने इस मामले को एक बार फिर उठाया। कपिल सिब्बल का कहना है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ खुली बातचीत कर आंतरिक चुनाव का वादा किया था। करीब 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये चुनाव कब कराए जाएंगे। इसे लेकर कोई रिस्पांस नहीं आया है और न ही स्पष्टता है कि ये कैसे और कब होंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के सवाल पर सिब्बल ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। राहुल के अध्यक्ष बनने पर सिब्बल ने कहा कि जब ये बात चर्चा के लिए सामने आएगी तब देखा जाएगा। अभी बिना किसी आधार के चर्चा का कोई जवाब नहीं देंगे। राहुल की वापसी से पार्टी में फर्क पड़ने के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता
उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी में किस तरह से संविधान की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ विचार विमर्श भी काफी अहम है। पिछले 6 सालों में लोकसभा के साथ ही विभिन्न राज्यों में पार्टी की हार का सामना कर रही कांग्रेस के 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में मजबूत बदलाव लाने, जवाबदेही तय करने, नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत बनाने और हार का आकलन करने की मांग की थी। इन नेताओं में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्य, मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इन नेताओं ने पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सोनिया गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया था और मुलाकात के बाद पार्टी का चुनाव कराने का भी वादा किया था। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनवाने और अपने अपने खेल में जुट गया और चुनाव की बात टलती गई। कपिल सिब्बल ने मौजूदा किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा कानून जरूरी है जिसमें किसानों को उनकी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब इंडस्ट्रीज को अधिकतम सहयोग मिल रहा है, उस समय किसान न्यूनतम समर्थन की मूल्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है वह बिना सोचे समझे किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी या फिर कृषि कानून, सरकार ने बिना पूरी तरह से विचार विमर्श किए ही चीजों को गलत तरीके से हैंडल किया। सिब्बल ने कहा, ये कुछ वैसा ही है जैसे सल्तनत में फैसले लिए जाते थे। फैसले पत्थर पर लकीर जैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम मध्यकालीन भारत में आ गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। औरंगाबाद के नाम को बदलने के सवाल पर कांग्रेस पर लगातार हमला करने वाले संजय राउत को कांग्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी सारी की सारी बाकायदगी गायब हो गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की सबसे कमजोर नस को दबा दिया और कहा कि शिवसेना ये सब बीजेपी के डर से कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि संजय राउत सामना के जरिए कांग्रेस को पिंच करते रहते हैं। सामना में कांग्रेस को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया है। सेक्युलरिज्म तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था, तो इसका मतलब साफ है कि शिवसेना सेक्युलर को मानती ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सम्मान दो और सम्मान लो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। यशोमती ठाकुर ने कहा कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर शिवसेना बार बार कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रही है, ताकि इसके आड़ में शिवसेना अपनी कुछ बातों को छुपा सके। हमारे से पहले शिवसेना और बीजेपी साथ में राज्य में, केंद्र में और औरंगाबाद में भी सत्ता में थे। तब सरकार ने औरंगाबाद का नाम क्यों नहीं बदला? तभी इस मुद्दे पर फैसला ले लेना चाहिए था। अब बार बार नामांतरण का विषय क्यों सामने लाया जा रहा है? इतना ही नहीं, यशोमती ठाकुर ने सवालिया लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब निकालना चाहिए। कहीं वो ईडी को लेकर तो बीजेपी के दबाव में नहीं आ रहे हैं ना? यशोमती ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है और महाविकास अघाड़ी की सरकार भी उसी के आधार पर चलनी चाहिए। इसके पहले संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम ने साफ कहा है कि हमारे लिए ये संभाजी नगर है और ऐसा ही रहेगा। ये लोगों की भावनाओं की बात है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय ले लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के विरोध को लेकर शिवसेना ने अपने सहयोगी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष होने और नाम परिवर्तन का विरोध करने के लिए हमला किया। सामना के संपादकीय में कहा गया, औरंगाबाद का नाम बदलने से धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज होगा। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष था। औरंगजेब को अन्य धर्मों से सख्त नफरत थी। उसने सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार किए। हमें उनके अवशेषों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? औरंगजेब कौन था? कम से कम महाराष्ट्र को यह समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक सच्चे मराठी और कट्टर हिंदू व्यक्ति को औरंगजेब से लगाव होने का कोई कारण नहीं है। सामना में लिखा गया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम देने के पक्ष में नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, यानी अल्पसंख्यकों का उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। इसका अर्थ है कि उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाया जाएगा। इसके पहले आदित्य ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है और उनका नाम बदलकर संभाजीनगर करने का निर्णय सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के घटकों के बीच सर्वसम्मति से लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने कोई सबक नहीं सीखा। इसलिए अब शिवसेना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी महासमर में उद्धव ठाकरे का इरादा बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर ममता बनर्जी का रास्ता साफ करने का है और इस इरादे से शिवसेना बिहार में आई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी जेडीयू गठबंधन को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकी। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने अपनी पार्टी की बैठक के बाद कहा कि उनका दल पश्चिम बंगाल चुनाव में दावेदारी करेगा। इसके लिए शिवसेना के शीर्ष नेता जल्द पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस ऐलान के साथ संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, सबसे प्रतीक्षित सूचना यहाँ है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद शिवसेना ने फैसला किया है कि हम पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हम जल्द कोलकाता पहुंचेंगे। जय हिंद, जय बांग्ला। हिंदुत्व के मुद्दे पर लंबे वक्त तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना पश्चिम बंगाल के चुनाव में लड़ने से यहां का सियासी समीकरण जरूर दिलचस्प हो सकता है। पश्चिम बंगाल में शिवसेना के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव में दावेदारी करने वाले हैं। ये दोनों दल अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी दावेदारी ने बीजेपी और टीएमसी के बीच होने वाले चुनावी रण को दिलचस्प कर दिया है। बंगाल में शिवसेना के महासचिव अशोक सरकार ने कहा कि हमारी पार्टी 294 सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। अशोक सरकार ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत बंगाल आएंगे और प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को बंगाल के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। अशोक सरकार ने कहा कि मैं अभी मालदा में कैंप कर रहा हूं। यहां से मैं अलीपुरद्वार और अन्य उत्तर बंगाल जिलों की यात्रा करूंगा। अगले 2 हफ्तों में मालदा जिले में लगभग 12,000 बीजेपी समर्थक शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पुरुलिया, मिदनापुर, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार और कुछ अन्य जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल में शिवसेना के चुनाव में उतरने के ऐलान पर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने कहा कि शिवसेना की राज्य में कोई उपस्थिति नहीं है। इसका एकमात्र एजेंडा बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की मदद करना है, लेकिन ये रणनीति काम नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के महीने में चुनाव कराए जाने हैं और इन चुनावों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर प्रदेश में ममता बनर्जी के दल तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खुद सीएम ममता बनर्जी टीएमसी के चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। वोट शेयर में भी बीजेपी ने कोलकाता चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किए, वहीं बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर हासिल किए। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2,47,56,985 मत मिले। बीजेपी ने राज्य में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए मनोबल बढ़ाया। अब बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन और उसके नेता आंदोलन के नाम पर पैसे और सियासत का खेल कर रहे हैं। इस बात का अंदेशा तो पहले से ही था, लेकिन अब किसान संगठनों और उनके नेताओं के बीच पैसे को लेकर सिर्फ टव्वल शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फूट तब सतह पर आ गई जब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चडूनी पर आंदोलन के नाम पर एक कांग्रेस के नेता से 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा। अन्य संगठनों ने आरोप लगाया कि गुरनाम चडूनी ने किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाकर रख दिया है और इसमें कांग्रेस नेताओं को बुलाया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि हरियाणा के कांग्रेस नेता से उन्होंने रुपए लिए और वो दिल्ली में सक्रिय हैं। कांग्रेस के चुनावी टिकट के एवज में हरियाणा में बीजेपी गठबंधन की सरकार गिराने के लिए भी डील की जा रही है। हालांकि चडूनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। किसान आंदोलन के 54वें दिन सभी किसान संगठनों ने मिलकर ऐलान किया कि उनका कोई भी नेता एनआईए के समन का पालन नहीं करेगा और किसी भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होगा। वहीं 8 बार के सीपीएम सांसद हन्नान मोल्ला खुद को सुप्रीम कोर्ट से की जा रही उस मांग से अलग कर रहे हैं जिसमें बातचीत के लिए दोबारा समिति बनाने की बात कही जा रही है। गुरनाम चडूनी से सारे किसान चिढ़े हुए हैं और आक्रोशित भी दिख रहे हैं। उन्हें आंदोलन से निकाल बाहर किए जाने की मांग की गई। अंततः जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसे बुधवार तक मोर्चे के समक्ष रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
इससे एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ बैठक भी है। ऐसे में वो उसमें शामिल होंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मोर्चे में रखने या निकालने का निर्णय लिया जाएगा। चडूनी पर आरोप है, एक तो वो मोर्चे से अलग फंडिंग का जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं देते। हरियाणा के बड़े कांग्रेस नेता से धनराशि लेकर ये बात सबसे छिपाने के आरोप उन पर लगे हैं। साथ ही आंदोलन स्थल पर अपने टेंट में राजनेताओं को लाने के आरोप लगाए गए। दिल्ली में किसान संसद के नाम पर उन्होंने जनवरी 10, 14 और 17 तारीख को कई राजनेताओं को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष, विदेशी संस्थाओं या किसी संगठन के दबाव के बिना ही ये फैसला किया है और उन्हें मिल रही धमकियों की खबरें अफवाह मात्र हैं। उन्होंने पूछा कि जब किसान कमेटी से बात ही नहीं करना चाहते तो वो कैसे सदस्य बने रह सकते हैं। मान ने कहा कि वो कानूनों के पक्ष में नहीं हैं और किसानों की मांग जायज है। बलदेव सिंह सिरसा भी एनआईए का समन मिलने के बावजूद पेश नहीं हुए। सिरसा ने दावा किया था कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली से डर गई और इसलिए वो पंजाब के लोगों को डराने धमकाने के लिए एनआईए के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है। सिरसा का कहना है कि इस समन का एक ही उद्देश्य है, किसान आंदोलन को पटरी से उतारना। समन की खबर फैलते ही उनके समर्थक भी उग्र हो गए थे और अमृतसर के एक मॉल के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की आहट से कांग्रेस और जेएमएम में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इस बात की भनक लगते ही सीएम हेमंत सोरेन आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक से मुलाकात की और उन्हें राज्य की मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। साथ ही दावा किया कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से मुलाकात की। फिर उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। वहां से निकलने पर उन्होंने कहा कि करीब 1 साल बाद वह दिल्ली आए हैं। इस दौरान सोनिया गांधी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। उनको झारखंड सरकार की ओर से साल भर में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद भी झारखंड में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई। जेएमएम और कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क और ऑपरेशन कमल के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की चर्चा में कोई सच्चाई भी नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। वैश्विक महामारी के बीच पूरी तरह से देश को उलझा कर रख दिया गया। आज देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो शांति से निर्भीक होकर जीवन व्यतीत कर रहा होगा। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि गठबंधन सरकार चलती है तो सहयोगी दल के विधायक अपनी अपनी मांग और बात रखते हैं, इसे नाराजगी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। आरपीएन सिंह ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार उनके सुझावों पर अमल करती है। चुनाव के वक्त गठबंधन सरकार की ओर से जो वायदा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में पिछले दिनों एक बड़ी रैली और राजभवन मार्च किया, जिसमें वे खुद भी शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उसे ड्रग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत में पेश किए जाने से पहले उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे कोई राहत नहीं मिली। ड्रग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में एनसीबी को समीर खान की 18 जनवरी तक कस्टडी दी थी। अब उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दामाद की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, इसे बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए। मैं अपनी न्यायपालिका में बहुत विश्वास और इसका सम्मान करता हूँ। ड्रग्स और बॉलीवुड से जुड़े मामलों की जांच के दौरान एनसीबी को ये पता चला था कि इस मामले में एक आरोपित और समीर खान के बीच 20,000 रुपयों का ऑनलाइन लेन देन हुआ है। इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और 2 अन्य आरोपितों को 200 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था।
दो अन्य आरोपितों में रहीला फर्नीचर वाला और उनकी बहन शाइस्ता फर्नीचर वाला थे। रहीला फर्नीचर वाला फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा के पूर्व प्रबंधक हैं। नवाब मलिक के दामाद को इससे पहले एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर करण सजनानी के पूछताछ के बाद एनसीबी ने समीर खान नाम के एक शख्स को समन भेजा था। पूछताछ के बाद एनसीबी ने समीर खान को गिरफ्तार किया। समीर खान की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर इस मामले को लेकर निशाना साधा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब एनसीपी मंत्री के दामाद पर एनसीबी ड्रग स्कैम मामले में जांच हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक अन्य ट्वीट में लिखा है, नवाब मलिक जवाब दो। इससे पहले मुंबई के मशहूर मुच्छड़ पानवाला शॉप के मालिकों में से एक राम कुमार तिवारी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सजनानी ने एनसीबी को राजकुमार, जिसके बाद एनसीबी की एक टीम ने मुच्छड़ पानवाला के केम्स कॉर्नर स्थित शॉप पर छापा मारा और वहां से उन्हें 500 ग्राम सीबीडी मिश्रित गांजा मिला। बता दें कि इसी ड्रग केस को रिपब्लिक मीडिया समूह ने प्रमुखता से अपने टीवी चैनल पर उठाया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे और एडिटर अर्नब गोस्वामी पर उद्धव सरकार शिकंजा कसती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में तांडव जारी है। लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और यूपी पुलिस के अधिकारियों की एक टीम को आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई रवाना कर दिया गया। वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 पुलिस अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए हैं। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से यूपी पुलिस के मुंबई जाने को लेकर सियासत गर्मा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई थी तो उद्धव सरकार ने काफी अड़ंगे लगाए थे। मामला यहां तक जा पहुंचा कि बिहार के एक आईपीएस अफसर को क्वारंटीन तक कर दिया गया और फिर महाराष्ट्र और बिहार के बीच सियासी जंग छिड़ गई। यूपी सरकार के साथ भी उद्धव ठाकरे का 36 का आंकड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उद्धव ठाकरे ही नहीं उनकी पूरी की पूरी सरकार चिढ़ी हुई है। इसलिए यूपी पुलिस को तांडव मामले में काम करने दिया जाएगा, इस बात को लेकर संदेह है। मुंबई गए पुलिस के अधिकारी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से पूछताछ कर सकते हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई वेब सीरीज में कथित रूप से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सीन हैं। मिर्जापुर में भी वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वेब सीरीज से उन दृश्यों को हटाने की वकालत की है जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा देना ही उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। इससे पहले लखनऊ के हजरतगंज में अमेज़न प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज के वरिष्ठ उप निरीक्षक अमरनाथ यादव ने इस संबंध में मामला दर्ज किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 16 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं का गलत चित्रण किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाने संबंधी शिकायतों का संज्ञान लिया और अमेज़न प्राइम वीडियो से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, दीनो मौर्य, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद रिसान अय्यूब, गौहर खान और कृतिका कामरा अभिनीत तांडव का शुक्रवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुआ। फिल्मकार अली अब्बास जफर ने हिमांशु किशन मेहरा के साथ मिलकर राजनीति पर आधारित इस सीरीज का निर्माण और निर्देशन किया है। इसकी कहानी गौरव सोलंकी ने लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।